This is the other reading that we are going to do. This is labor market reforms in neoliberal setting, lessons for India. Now, give you a first of all a brief up of this particular reading. This reading is written in the hindsight of the reforms, the labor market codes or the four codes that the government of India has come up, and this particular reading is a critical analysis of those labor codes. कि in the last 20-25 odd years what we have seen is that जो लेबर लॉज हैं हमारे और जो जितने भी लेबर के ट्रेड यूनियंस हैं ये ऑलरेडी काफ़ी वीकन अप हो रहे हैं. ठीक है, इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ऑर्गेनाइज हमारे पेंशन्स जो हैं और जो सोशल सिक्योरिटी है ये सारी ऑलरेडी बहुत बहुत टाइम से कम हो रही हैं. So now what has happened is that these labor codes are now being imagined in a new liberal setting कि basically they are saying कि अगर आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए और अगर आपको ज़्यादा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चाहिए तो आपको लेबर का जो साइड है उसको और वीक करना पड़ेगा. ठीक है, उनके उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं और कम करने पड़ेंगे. एंड देर आर सर्टन थिंग्स दैट दिस पर्टिकुलर रीडिंग टॉक्स अबाउट कि कैसे जो नए लेबर कोड्स हैं वो जितने भी एग्जिस्टिंग आपके जितने भी आपके एग्जिस्टिंग ऑलरेडी लेबर लॉज हैं उनको और ज़्यादा वीक करता है एंड लेबर जो प्रोटेक्शन है उसको डाइल्यूट कर रहा है. So this is what this reading talks about, and it also talks about why at this juncture these labor laws have been introduced. तो वो बताएगा कि अच्छा कोविड की सिचुएशन है जहाँ पर मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स नहीं हो सकता है. देन आपका आउटपुट ऑलरेडी गिर रहा है. जो पार्टी जो पास कर रही है बीजेपी की वो बहुत ज़्यादा पावर में है इन दी सेंस कि वो राज्यसभा में भी उसके पास खूब ज़्यादा नंबर्स हैं और लोकसभा के अंदर भी नंबर्स हैं. सो बेसिकली इट कैन गो थ्रू एनी पर्टिकुलर लॉ विदाउट एनी डिस्कशंस. So we'll talk about that how these three out of these four labor codes were not even discussed for 2 hours in the parliament and directly passed. So आपका कंसल्टेटिव एक्सपीरियंस नहीं है. आपका यूजली पहले क्या होता था, अगर कोई भी लॉ आता था इंडिया के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता था तो उसके अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती थी. दे यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती थी. देन यू वुड हैव दैट डिस्कशन. इनके ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन होता था लॉज के ऊपर. एंड देन उसके बाद एक्सपर्ट्स बुलाए जाते थे एंड देन ये जो कमिटीज़ हैं ये बेसिकली आके बताती थी कि अच्छा ये आपका पॉलिसी होना चाहिए, इसमें इस तरीके से अमेंडमेंट्स होने चाहिए. वी हैव हैड अ वेरी कंसल्टेटिव एक्सरसाइज. तो ये जो डिपार्टमेंटल आपकी जो जो लॉज है डिपार्टमेंटल आपकी स्टडीज़ होती थी ये सारे पार्लियामेंट्री लॉज की ये सब अब नहीं हो रहा है. डायरेक्टली सीधा पास हुए जा रहे हैं आपके एक्ट्स विदाउट एनी मेजर डिस्कशन. सो दिस रीडिंग इज़ ऑल्सो क्रिटिकल एनालिसिस इन दैट रिस्पेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू लेबर लॉज. सो न्यू लेबर लॉज जो हैं वो प्रमोट करना चाहते हैं प्राइवेट कैपिटल एंड दे उनका फिलॉसफी क्या है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स दैट जस्ट मेक द टॉप और जस्ट मेक द कैपिटलिस्ट रिच. और उसकी वजह से जब सारे रिच हो जाएंगे, जब ऊपर का टॉप जो है वो रिच हो जाएगा तो उसके कुछ बेनिफिट्स लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को भी जाएंगे. ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल दी बोट्स. देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ये जो पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी टाइम से, जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं काफ़ी सारे टाइम से चल रही हैं. मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स जो हैं बहुत टाइम से चल रहे हैं. उनके एग्जांपल क्या है कि हम टैरिफ्स रिड्यूस कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहे हैं इन एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग. देन यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग मार्केट्स इन न्यू एरियाज. फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब आपके पास नई आ गई हैं. फॉर एग्जांपल अदानी आ गया यहाँ पर. ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर, हम बैंकिंग के अंदर देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आ चुका है. सो इन्हीं सब का एक लॉजिकल एक्सटेंशन ये है कि आपने जब मार्केट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर ले आए, जब आप प्रोडक्ट मार्केट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर ले आए और रिफॉर्म्स कर दिए तो अब आप फैक्टर मार्केट्स को भी तो चेंज करोगे. फैक्टर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट आपकी आ जाती है लेबर मार्केट. और लेबर मार्केट को अब आप कंप्लीटली you want to give it to the in the hands of the private sector or in the hands of the capitalist sector. This is what is being argued. So
in the name of Amit Bahaduri, basically is again a JNU professor who says that in the name of labor laws, what you're trying to do is reduce wages, lengthen working hours, restrict workers' right, refuse pensions, and all of this, and casualize regular employment. All of this in the name of labor market flexibility, कि आपकी लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी. और व्हाट यू आर ट्राइंग टू चेज हम बात करेंगे. इंडिया वाज ट्राइंग टू चेज an index called as ease of doing business index. ease of doing business index के अंदर एक जो सब पैरामीटर है वो है लेबर लॉज, और उस लेबर लॉज के अंदर एक होता है कि आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपकी लेबर जो है इजीली हायर एंड फायर कर सकते हो. अगर आप इजीली हायर एंड फायर कर सकते हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपके लॉन्ग टर्म आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. तो इंडिया, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स थ्योरेटिकल रैंकिंग, रिमेंबर दैट डिस्कशन दैट वी हैव कि अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक इंडेक्स ही तो है, आप उस इंडेक्स को अच्छा कर लोगे इसका ये थोड़ा ना मतलब कि आपका देश अच्छा हो जाएगा. इट्स समथिंग लाइक जो मैंने आपको नैक रैंकिंग के बारे में बताया. नैक रैंकिंग किसी कॉलेज की बहुत बढ़िया भी हो सकती है, ठीक है. आज की डेट में नैक रैंकिंग प्रॉब्ली गार्गी की स्टीफन से अच्छी है, ठीक है, प्रॉब्ली एसआरसीसी से भी अच्छी है. बट दैट डजंट मीन कि Gargi, if given a choice, a student will not join Stephens or SRCC and join Gargi. Having said that, it is my earnest hope कि ऐसा हो फ्यूचर में जाके कि people who are willing to do civil services leave these colleges and probably come to Gargi just because of the fact that I am there. So, but that's more of a wishful thinking for now. अल्टीमेटली यही हम कर रहे हैं कि वी हैव दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विच इज़ काइंड ऑफ अ काइमेरा दैट यू आर चेजिंग दैट ओके हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड उस रैंकिंग को इम्प्रूव करने के चक्कर में आप अपने लेबर लॉस को और ज़्यादा वीक कर रहे हो. So and this has been continuously being mentioned by various prime ministers. Manmohan Singh was no different. He also said that हमारे जो labor laws हैं they are in fact hurting the working class and discouraging investment in labor intensive industries. And in fact, और यही जो मैं आपको लेबर वो बता रहा था कि ये जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हो गया है कि लेबर लॉस को आपको ईज आउट करना है. इट इज़ बिकॉज ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो इम्प्रूव होता है इफ़ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज ऑफर्ड इंस्टेड ऑफ परमानेंट जॉब्स. परमानेंट जॉब्स की जगह आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दो, मिनिमम वेजेस जो हैं उसको रिमूव कर दो, और ये सारी रिमूव हुई हैं बाय द वे अभी. और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का नॉर्म आया है नए वाले लेबर लॉस के अंदर. हायर एंड फायर पॉलिसी अलाउ हुई है नए हायर एंड फायर नए वाले लेबर लॉस के अंदर. वीकली हॉलीडेज और आपकी एनुअल पेड लीव जो है उसको सस्पेंड कर दो, और 8 आवर वर्क डे को हटा दो. सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो बीइंग डन बाय डिफरेंट कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया, in order to promote capital, in order to turn your labor or in order to turn your workforce into sweatshops. And अगर ऐसा होता है तो you might have heard about कि साउथ इंडिया में चेन्नई में या बैंगलोर में कहाँ पर था, एप्पल का एक मैन्युफैक्चर है विंस्टॉन, वहाँ पर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक करा था, एंड एप्पल को सस्पेंड करना पड़ा अपना प्रोडक्शन वहाँ पर कुछ टाइम तक टिल ऑल द लेबर इश्यूज वर सॉर्टेड आउट. So, which again shows that that if you completely leave things to the market and you don't give social protection, there will be immense exploitation of workers, and then it will further lead to a kind of revolt at times against the masters, जैसा विंस्टॉन में हमने देखा. Then अब कंडीशंस एनेबलिंग चेंजेस की कैसे कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से चेंजेस हुए और कौन से वो लॉज हैं. अब क्या पहली बात तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस आई कि ये लेबर लॉज एकदम से अब आ गए हैं. नाउ फास्ट ट्रैकिंग कैसे हुई. एक इंडिया ने फर्स्ट रीज़न है कि इंडिया एक तरीके से क्रेजीली पीछे पड़ गया कि हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इंप्रूव करना है, एज इफ कि ये आई मीन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड दिस. So इंडिया वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव, और इंडिया ने अपना इम्प्रूव भी करी है. 142nd रैंक था इंडिया का एक टाइम पे, एंड विद इन 3-4 years इंडिया ने इसको 63rd बना लिया. और पिछले साल जाके पता चला
कि वर्ल्ड बैंक की खुद की एनालिसिस एंड बाकी सब ने जब एनालिसिस किया कि दिस इज़ नॉट अ वेरी रोबस्ट मेथड, चाइना जैसी कंट्रीज़ और कुछ और कंट्रीज़ इस पर चीट कर रहे थे, अपने अपने जितने भी वर्ल्ड बैंक के वहाँ पर मेंबर्स उस कंट्री में थे उनको फोर्स कर रहे थे कि हमारी रैंकिंग अच्छी करो. सो दिस वाज नॉट अ रोबस्ट, और वर्ल्ड बैंक ने अब आई सपोज इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया या ख़त्म कर दिया. देन अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका ये जो करंट गवर्नमेंट है, बोथ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, स्पेशली सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पर अब सिंगल मेजॉरिटी, और सिंगल मेजॉरिटी जब होती है तो वहाँ पर आपको लॉ पास करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में नहीं जाएगा लॉज स्टडी के लिए, कोई जॉइंट कमिटीज़ नहीं बैठेगी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ नहीं बैठेंगी फॉर डिस्कशन ऑफ दीज लॉज. So therefore we what we see is 3 out of these 4 labor codes जो हम बात करेंगे were not even discussed for 2 hours in the lower parliament. और opposition तो अपना opposition का तो fragmented opposition है, उनका सिर्फ एक ही काम है कि टेबल बजाओ और फिर बाहर चले जाओ, स्टेज आउट कर दो. तो उससे कोई हल तो निकल नहीं रहा, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा. और थर्ड थिंग, फार्मर्स के केस के अंदर स्टिल क्या हुआ था कि फार्मर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी भी है, और वो दिल्ली के सराउंडिंग लॉबी है. स्पेशली मेजर जो फार्मर्स का बेनिफिट मिलता है, जिनको एमएसपी जाता था, वो हरियाणा और पंजाब में है. एंड दे केम आउट ऑन द रोड्स एंड दे काइंड ऑफ आई मीन पुट ऑल ऑफ देयर एफर्ट्स टू ब्लॉक दिल्ली. Whereas in case of these workers, they are very vastly spread across. मैन्युफैक्चर्ड वर्कर्स तो पूरे देश के अंदर है, ये एरिया के अंदर थोड़ी ना है. जो फार्म लॉस थे वो तो मेजरली इफेक्ट किसको कर रहे थे, हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को होता है. तो ये एकदम से आके दिल्ली में बैठ गए. बट ये जो लोग हैं ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हैं, और ये फार्मर्स ने तो अपना धरना देना शुरू कर दिया क्योंकि पता है कि अच्छा हमारे पास खाने पीने के लिए पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास खेत हैं, उसमें हमारे पास खूब सारा खाना पड़ा हुआ है. बट वॉट अबाउट अ वर्कर कैन नॉट डू दिस. वर्कर कैन नॉट से दैट आई विल सिट इन दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली एंड स्ट्राइक फॉर 120 days. हाउ विल ही फीड हिमसेल्फ? सो देयरफॉर एंड बिकॉज ऑफ कोविड की सिचुएशन की वजह से जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो सारे एक्टिव नहीं थे, वो सारे अपने आप को मोबिलाइज नहीं कर पाए, इसीलिए these laws were easily passed without any resistance. Analysis of labor codes. Now let's get into these labor codes, और ये सबसे important part है आपकी reading का, जहाँ पर ये आपको analysis करना होगा. Critical analysis. So if a question comes critical analysis, which I am expecting for your particular examination, then you would have to write from this that what is critical about these labor codes. Now इंडिया के अंदर यू माइट हैव हर्ड इन दी अदर रीडिंग, जो मल्टीट्यूड ऑफ लेबर लॉज है उसके अंदर भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि इंडिया के अंदर टोटल 200 लेबर लॉज होते हैं. अगर आप देखो, क्योंकि लेबर के लॉज कंकरेंट लिस्ट में आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट के ओवरऑल अराउंड 44 लॉज थे, कई स्टेट्स में 150 लॉज भी होते हैं, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट में. तो दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को 200 लेबर लॉज से कंप्लाई करना है. एंड इट इज़ सेड दैट इन इंडिया यू कैन नॉट फॉलो ऑल लेबर लॉज विदाउट वायलेटिंग सम ऑफ दैम. बेसिकली इतने सारे लेबर लॉज हैं कि एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट ही कर रहे हैं लेबर लॉज की. एक लेबर लॉ मानोगे तो दूसरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होगे. सो देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा कि यार इतने लेबर लॉज को मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है. Instead of that, what they did was they combined 29 of their central labor laws into 4 codes. 4 अलग अलग कोड्स में डाल दिया. एक कोड बोल दिया वेजेस का, जो बेसिकली वेजेस आपकी डिटरमिन करेगा कि वेज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए. वील टॉक अबाउट दिस डिस्कशन कि मिनिमम वेज एंड नेशनल फ्लोर वेज क्या होती है, ठीक है. देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम बात करेंगे कि स्ट्राइक कर सकते हो कि नहीं स्ट्राइक कर सकते हो. आज की डेट में अब ये है कि अगर आपको स्ट्राइक करना है तो 15 दिन का नोटिस देना है, उसके अंदर कंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू होगा, फिर उसके बाद स्ट्राइक कर पाओगे. मास हड़ताल नहीं कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो है नए लेबर कोड्स में अलाउड नहीं है. सोशल सिक्योरिटी, पेंशन जो आपकी हो गई वो हो गई, आपका मटर्निटी लीव हो गया, आपका कैजुअल लीव्स हो गई, ये सारी सोशल सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए आपका ये कोड है. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, कि कितने घंटे आप काम कर सकते हो, आपका वर्किंग कंडीशंस किस तरीके से होनी चाहिए. अगर आप हजार्डस कोई चीज़ यूज़ करते हो
तो आपके लॉज कैसे होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप मैचस्टिक इंडस्ट्री में हो या अगर आप पटाखों की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसके कुछ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। वो सारे भी कुछ हद तक डाइल्यूट किए गए हैं अंडर दीज लेबर लॉज। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना सोशल सिक्योरिटी की। तो जहाँ जहाँ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल हुआ है वहाँ वहाँ ट्रेड यूनियंस जो हैं वो वीक हुए हैं और लेबर लॉज वीक हुए हैं। And one of the ways in which labor laws give a blow to regular or jobs, वो कैसे करता है कि पहले आपका क्या होता था पहले, और ये आपने पिछली वाली रीडिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, दैट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो और आपके पास 100 लोग काम करते हैं तो आपको अगर ले ऑफ करना था तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत थी, स्टेट गवर्नमेंट से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसके अंदर 300 कर दिया गया है। दैट मीन्स अगर आपके पास 299 से लेके 299 वर्कर्स हैं तो अब इनकी सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है। जब चाहे आप उसको फायर कर सकते हो बंदे को, देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी। अब आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हायर एंड फायर की पॉलिसीज़ आ गई हैं जिसकी वजह से इंडिया के 44% वर्कर्स को अपना प्रोटेक्शन जो है वो लूज़ कर दिया गया है एंड 90% ऑफ फर्म्स जो हैं वो अब इंजॉय करेंगे ये बेनिफिट, इजी हायर एंड फायर। देन दूसरी चीज़ जो हुई है वो हुई है कि पहले सेवरेंस पे होता था। सेवरेंस पे होता है कि अगर आपको नौकरी से निकाला जा रहा है तो आपको कुछ दिन पैसा दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है आप नौकरी अपनी ढूंढ लो, अपना सर्वाइवर कर लो। तो बहुत सारी स्टेट्स में जो सेवरेंस पे था वो 45 डेज था, अब वो आईआर कोड में जो है वो कर दिया है 15 डेज। तो विच बेसिकली मीन्स कि अगेन आपने सोशल प्रोटेक्शन जो है कम कर दिया। देन ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट जिससे वीक हुआ है। सेकंड जो रीज़न जिससे वजह से वीक हुआ है वो है कि पहले जो होता था, पहले आपके 20 से कम अगर आपके वो लोग होते थे, ठीक है, तो उस केस में इफ़ यू वर एम्प्लॉइंग 20 और लेस वर्कर्स तो सर्टन रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ती थी। अब वो अगर आप 50 लोग हायर कर रहे हो तब आपको वो रेगुलेशंस फॉलो करनी है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब 49 अगर आपके पास 49 या 50 लोग तक आपके पास काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उस केस के अंदर आपके पास कुछ भी कर सकते हो आप उनके एम्प्लॉयमेंट के साथ में। उनके पास नॉन स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट है, कोई बेनिफिट्स नहीं है कि मिनिमम वेज पे काम करा सकते हो, कितने घंटे काम कराना है उसके ऊपर कोई नॉर्म्स नहीं है। सो बेसिकली आपने एक सोशल प्रोटेक्शन जो है अगेन और जो वर्किंग कंडीशंस की रिक्वायरमेंट्स है उनको आपने नॉन स्टैंडर्डाइज कर दिया। उसकी वजह से और ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है इवन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फ्रॉम 1990 टिल 2013-14 मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है वो 12% से 33% हो गई है। तो बेसिकली विच अगेन शोज कि ये आपको यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है इन सारी जॉब्स के अंदर। एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर सीइंग राइट नाउ इज दैट टर्मिनेशन ऑफ फिक्स टर्म वर्कर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिट्रेंचमेंट। सो बेसिकली अब आप क्या कह रहे हो, अब आप इंस्टेड ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय रखने की बजाय आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो किसी को अगर आप बोल रहे हो परमानेंट एम्प्लॉय वर्सेस आप किसी को बोल रहे हो कि आप 15 साल के लिए एम्प्लॉय हो, उस दोनों में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल टर्म एम्प्लॉयमेंट यू आर ट्राइंग टू गिव फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी में जो अपने हम जॉब सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो जॉब सिक्योरिटी के ऊपर सारे क्वेश्चंस थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेजेस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देर आर 2 काइंड्स ऑफ वेजेस अंडर वेज कोड। एक है आपकी वेजेस नेशनल मिनिमम वेज और एक है नेशनल फ्लोर वेज। अब ये 2 वेजेस अलग अलग क्या हैं। मिनिमम वेज जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है निकालने का कि कितनी आपकी मिनिमम वेज होनी चाहिए, बट ये जो नेशनल फ्लोर वेज है इसका कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, कोई नोशनल तरीका नहीं है, कोई कंक्रीट बेसिस नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि जो आपका मिनिमम वेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई थी, अनूप सतापति कमेटी, उसने कहा था
2018 के अंदर कि जो मिनिमम वेज होना चाहिए वो 375 रुपीज़ होना चाहिए, बट जो नेशनल फ्लोर वेज रेट है वो 176, ऑलमोस्ट आधी है, विच बेसिकली शोज और स्टेट्स को अब बोल दिया गया है कि वो अपनी मिनिमम वेज कुछ भी रख सकते हैं ओवर एंड अबव नेशनल फ्लोर वेज। तो अब कई स्टेट्स जो हैं वो अपनी वेज रेट जो है कंपटीशन करके कम से कम रखना चाहेंगे टू बेसिकली इनकरेज मोर प्राइवेट कैपिटल इन देयर पर्टिकुलर स्टेट, कि हमारे यहाँ वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस जो है वो कम है, ज़्यादा नहीं है। So again this basically hurts the interest of the workers. Apart from that, there was something called as enforcement mechanism, जिसके अंदर इंस्पेक्टर्स होते थे, और इंस्पेक्टर्स क्या कर सकते थे, इंस्पेक्टर्स आपकी फैक्ट्री के अंदर आके छापा मार सकते थे और देख सकते थे कि आप लेबर कोड्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आज की डेट के अंदर ये जो इंस्पेक्टर्स हैं ये सरप्राइज विजिट्स नहीं कर सकते, यहाँ पर रैंडम लॉट्स में होगा, और कई जगहों पे वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस हैं विदाउट एक्चुअली विजिटिंग दी फैक्ट्रीज। तो इन दैट केस दी एम्प्लॉयर्स कैन ईजिली basically violate all kinds of labor laws because they don't have any labor inspector on their head. Then coming to non-wage provisions under this particular act, इस केस के अंदर you had social security benefits, बहुत सारे social security benefits होते थे। अब ये जो आपका नया कोड आया सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, इसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड कर लिया है होम बेस्ड वर्कर्स को भी, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी। फॉर एग्जांपल योर स्विगी वर्कर्स, जोमैटो, योर ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सारे के सारे अब ये प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स, ओला, उबर, ये सब कुछ इसके अंदर आ गए हैं। और इनके ऊपर भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि इनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे होगी। बोला गया है कि इनकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनकी कुछ पेंशन होनी चाहिए। नाउ ये लोग भी, ये कंपनीज भी बड़ी चालाक हैं, ये लोग इनको एम्प्लॉयज़ नहीं मानते हैं। बाय द वे, अगर आपके यहाँ अगर कोई जोमेटो का बंदा डिलीवर करने आ रहा है, या स्विगी का डिलीवर करने आ रहा है, या ओला या उबर है, तो वो एम्प्लॉयज़ नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। रीड दिस, अर्बन कंपनी का कोई काम बंदा आ रहा है तो ये पार्टनर्स हैं। पार्टनर वर्ड डेलिबरेटली यूज़ किया गया है सो दैट लेबर लॉ के अंदर अगर ये एम्प्लॉय बोल दिया जाएगा तो इसको एम्प्लॉय के बेनिफिट देने पड़ जाएंगे। इंस्टेड पार्टनर टर्म दे के आपने बहुत सारे लेबर लॉस को अवॉइड कर लिया है, एंड इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वो कहता है कि गवर्नमेंट, देयर शुड बी सम सोशल सिक्योरिटी फंड दैट शुड बी सेट अप इन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, बट वेयर विल द मनी कम फ्रॉम दिस सोशल सिक्योरिटी फंड, ये उसके बारे में कुछ बात नहीं करी हुई है। देन लास्टली, एज आई टोल्ड यू कि जो आपका वर्किंग कंडीशंस का जो हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के सेफ्टी वर्क हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के ऊपर जो कोड है, उसके अंदर पहले आपका एक डेंजरस ऑपरेशंस के लिए फैक्ट्री एक्ट होता था, जहाँ पर वो अप्लाई होता था अगर आपके पास 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब वो जो है वो थ्रेशोल्ड जो है पहले 10 लोग होता था, अब वो 20 लोग हो गया। और अब फैक्ट्रीज़ एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मेंशन करता था कि कौन कौन से परमिसेबल लिमिट्स होते हैं ऑफ केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एस्बेस्टोस वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो कितना पोल्यूशन होना चाहिए, कैसा आपका मास्क होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट अब ये जो अपर लिमिट्स हैं कि कितनी मैक्सिमम पोल्यूशन हो सकता है, कितना लेवल हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें एब्सेंट हैं इन दी न्यू कोड। एंड वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप डिसाइड कर सकती है कि व्हाट इज़ दी सेफ्टी लेवल दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो दैट इज़ अनदर थिंग। एंड द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेबर के पास होती थी वो होती थी स्ट्राइक। अब ये एबिलिटी टू स्ट्राइक जो है वो इंडस्ट्रियल कोड के अगेंस्ट के साथ वो बंद हो गया है। अब अगर किसी को भी स्ट्राइक देनी है तो उनको 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा। पहले ये जो नोटिस है ये सिर्फ देना पड़ता था पब्लिक यूटिलिटीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वालों को ड्यूटी देना पड़ता था। आज की डेट में सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये अब नोटिस आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ इस केस के अंदर आपका जो ट्रेड यूनियन है वो आज की डेट में वीकन हो गया है। देन अब फिर वो कंक्लूजन के अंदर बेसिकली बहुत सारे आपके जो ट्रेड यूनियंस उन्होंने बताया कि इंडिया ने ILO के अग्रीमेंट साइन करे थे, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली बात होती है कि अगर कोई भी लेबर लॉ होगा तो उस केस के अंदर
कंट्री को अपने ट्रेड यूनियन से भी बात करनी पड़ेगी, ILO से भी बात करनी पड़ेगी, ना गवर्नमेंट से भी और ट्रेड यूनियन से भी। इस केस के अंदर ट्रेड यूनियंस की से कोई बातचीत नहीं हुई है, एंड विदाउट एनी डिस्कशन यू हैव पास दीज लेबर लॉज। सो ILO ने भी कहा है कि ये जो आपके प्रोविजंस हैं दे गो अगेंस्ट द ट्राइपैट्रिएट कंसल्टिंग प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेटिंग लॉज। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है लेबर लॉज का और उसके अगेंस्ट है। फिर वही वाली जो बात है कि फार्म लॉज के केस में इजी था मोबिलाइज करना, क्योंकि वो लोग पास पास में हैं, इंडिया के वर्कर्स, ये वाले जो वर्कर्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। एंड वो जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई ऑफ एप्पल का जो ये विंस्ट्रॉन कॉरपोरेशन वाला जो केस है, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स ने बेसिकली स्ट्राइक कर दिया था अगेंस्ट द पुअर कंडीशंस दैट वर एग्जिस्टिंग in the system. In fact, when you are starting your answers, I would suggest you quote such kind of data, such kind of anecdote, especially अगर आप सिविल सर्विसेज या उस तरीके से आप आंसर लिखना चाहते हो, तो you should always have an impactful answer, and an impactful answer is can come in multiple ways, either through quotations and stuff, or anecdotes like these or examples like these can actually present your answer really well कि आपने इस तरीके से स्टार्ट किया है, you have already given the examiner a context in which you are going to talk about, and then you briefly mention the reading, and then your way forward probably in the end. So this is all about your reading of the labor market. Now if you have any questions you can ask them,